नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अध्याय 1 जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो यहाँ हम सर्वप्रथम देखेंगे कि जो शीत युद्ध शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका अर्थ क्या है और ये शीत युद्ध जो युद्ध हुआ वो किन किन के बीच हुआ। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न आएगा कि जो ये शीत युद्ध है उसकी उत्पत्ति किसने की, शीत युद्ध के जनक कौन है। तो इसके जो सर्वप्रथम प्रयोग मतलब इसका जो प्रयोग किया था वो किसने किया, तो इसका प्रयोग किया था अमेरिकी विद्वान बर्नार्ड बारूच ने। जो शीत युद्ध शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था अमेरिकी विद्वान बर्नार्ड बारूच ने, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और जो ये शब्द है इसको प्रचारित किसने किया, इसको प्रचारित किया था प्रोफेसर लिपमैन ने। मतलब शीत युद्ध शब्द है उसका प्रयोग अमेरिकी विद्वान बर्नार्ड बारूच ने किया और इसको प्रचारित प्रोफेसर लिपमैन ने किया था। तो जो शीत युद्ध है उसका अर्थ क्या है, तो आप समझते हैं कि युद्ध का तो अर्थ आप सभी जानते हैं कि लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन यदि शीत युद्ध उसमें जुड़ जाएगा तो शीत युद्ध का अर्थ हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो विचारधाराएं मानव मस्तिष्क में उत्पन्न दो विचारधाराओं में आपस में टकराव। अर्थात अगर हम इसका ये देखें कि जो इसका रण क्षेत्र है, ये मैदान है, मतलब जिसका शीत युद्ध का जो मैदान है वो होता है मानव मस्तिष्क। जो ये शीत युद्ध का जो रण क्षेत्र होता है, रण क्षेत्र का अपन बोल सकते हैं मैदान। जो ये मैदान होता है वो होता है मानव मस्तिष्क। जो शीत युद्ध है मानव के मस्तिष्क में पनपा जाता है, मतलब इसका उत्पन्न यहीं से होता है कि दो विचारधारा मानव मस्तिष्क में हमेशा विचारधाराओं में टकराव रहता है। तो इसका अगर हम सीधा सीधा अर्थ निकालें तो शीत युद्ध का अर्थ होता है दो विचारधाराओं में टकराव। दो विचारधाराओं में परस्पर टकराव या दो विचारधाराओं में टकराव। तो अब हम देखते हैं कि दो विचारधारा एक ही मानव मस्तिष्क में तो उत्पन्न होती है, लेकिन जो ये दो विचारधाराएं हैं ये बहुत अहम है। जो ये विचारधाराएं ये दो मानव की नहीं है, दो मनुष्य की नहीं है, ये विचारधाराएं दो देशों की है, मतलब दो महाशक्तियों की है। तो वो दो महाशक्तियां कौन कौन सी है, पहली है पूंजीवादी जो विचारधारा के जो समर्थक है, जो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक कौन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और जो द्वितीय जो विचारधारा है जिसका नाम कहते हैं साम्यवादी या समाजवादी, इसका ये है सोवियत संघ। तो इसको हम सिंपल कह सकते हैं कि ये जो शीत युद्ध है वो इन दोनों विचारधाराओं का टकराव है। ये दोनों जो विचारधाराएं हैं वो दो विचारधारा का जो टकराव अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के बीच शीत युद्ध हुआ। तो अब हम इसका देखते हैं कि जो शीत युद्ध है इसकी उत्पत्ति के क्या कारण है, कि ये जो शीत युद्ध है वो उत्पन्न कहां से हुआ। ये हम इसका शब्द का तो पीछे देख चुके हैं, शब्द का क्या अर्थ है। अब हम देखते हैं कि शीत युद्ध जो शीत युद्ध हो रहा है वो उसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध आप सब जानते होंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला है। तो द्वितीय विश्व युद्ध चला है 1939 से 1945 तक चला है। द्वितीय विश्व युद्ध से मेरा एक सवाल आता है कि हम प्रथम विश्व युद्ध को भी अगर जोड़ ले कोई दिक्कत नहीं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है वो हुआ था 1914 से 1918 के बीच। अब लेकिन हमें प्रथम विश्व युद्ध की जो बात है वो करनी नहीं है, हम आज देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध क्या है। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध पहले तो हम ये समझते हैं द्वितीय विश्व युद्ध किन किन के बीच हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध दो गुट थे, मतलब दो संघ थे, उनके बीच हुआ था। दो राष्ट्र, एक का नाम है मित्र राष्ट्र, दो जो
मित्र राष्ट्र दो पक्षों के बीच हुआ था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? मित्र राष्ट्र में था सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस और एक ब्रिटेन। तो मित्र राष्ट्र में जो शामिल देश थे वो ये 4 देश थे मित्र राष्ट्र में शामिल। और जो धुरी राष्ट्र है, धुरी राष्ट्र में था जर्मनी, जापान और इटली। तो जो ये द्वितीय विश्व युद्ध इन दो पक्षों के बीच हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इसमें विजयी ये घोषित हुए थे। विनर ये थे, मतलब कह सकते हैं विनर। जो मित्र राष्ट्र था वो जीत गया था द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसमें सबसे ज्यादा हानि किसको हुई थी? उसको हुई थी जापान को सबसे ज्यादा हानि हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? वो अमेरिका द्वारा जापान को सबसे ज्यादा हानि हुई थी। क्योंकि हम देखते हैं जो विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था वो हुआ था 1945 को। तो जो 1945 की जो तारीख है अगस्त की, हम देखते हैं कि जब 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमले किए थे। तो वो परमाणु कौन कौन से हमले थे? वो 9 अगस्त और 11 अगस्त को किए थे। किसके? जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर। अगर इनका देखा जाए तो इनके परमाणु हमले दो शहर पे किए थे जापान के परमाणु हमले। और हिरोशिमा पर जो बम गिराया था, बमों के कुछ कूट नाम भी दिए जाते हैं। तो इनके जो 2 बम थे उनके जो कूट नाम दिए थे, बमों के कुछ कूट नाम दिए थे। तो हिरोशिमा पे जो बम गिराया था उसका कूट नाम था लिटिल बॉय और दूसरा था फेटमैन। और ये दोनों अगर वजन में देखे जाए तो एक का था 15 किलो वजन और ये था 20 किलो। 15 किलो और 20-21 के समथिंग में ये दोनों। ये दोनों अब बमों के कूट नाम हो गए। कूट नाम ये महत्वपूर्ण दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट है, इंपोर्टेंट फैक्ट में जाएगा कि जो बमों के क्या नाम थे, कूट नाम तो हो जाएगा लिटिल बॉय और फेटमैन जाएगा। तो जो हिरोशिमा और नागासाकी सबसे इंपोर्टेंट है जाएगी डेट। तो इसमें जाएगा 9 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त। इसका जाएगा 6 अगस्त और इसका जाएगा 9 अगस्त। मतलब उसी के 3 दिन बाद 2 शहर पर बम गिराया गया। दोनों की सन तो एक ही रहेगी 1945। तो जो बम गिराए थे वो कुछ इस प्रकार थे। बमों के कूट नाम हो जाएगा, तिथि जाएगी कि कौन कौन सी तिथि को गिराया था, कितने किलो वजन लिए थे ये बम। तो मेरे ख्याल से आप सभी नोट कर रहे हैं। नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नोट भी करने के लिए इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आते हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अब हमारा ये प्रश्न है कि जो ये बम गिराया अमेरिका द्वारा जापान पे, तो कुछ विद्वानों ने अमेरिका की आलोचना की। मतलब अमेरिका को आलोचक जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि अमेरिका को जब पता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो जो अमेरिका है उसको बम गिराने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इसी पक्ष पर उत्तर देते हुए जो अमेरिकी विद्वान थे, अमेरिकी जो विद्वान है उनका पक्ष, उनका तर्क यहाँ था कि हम जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहते थे। इसके हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमने जापान पर बम गिराया था। लेकिन अगर हम देखें तो जो अमेरिका का जो उद्देश्य वो कुछ अलग ही था। उसका उद्देश्य ये ना था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाए, उसका उद्देश्य था जो सोवियत संघ है उसको दिखाना चाहता था कि वो अमेरिका है सोवियत संघ को दिखाना चाहता था कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर शक्तिशाली देश है। तो जो ये बम गिराने का उसका बस केवल एकमात्र यही उद्देश्य था जो कि वो उसको सोवियत संघ को दिखा सके कि मेरे से ज्यादा ताकतवर और कोई देश नहीं रहेगा। तो फिर इन दोनों के बीच में पारस्परिक मतभेद चालू हुआ। और जो वो मतभेद कब से कब तक चला? मतभेद चला 1945 से 1990 तक। 1945 से 1990 तक ये मतभेद चला। और इसी मतभेद मतलब
जो युद्ध होने की जो आकांक्षा, इस मतभेद, इनके दोनों के बीच मतभेद चला, तो इसी मतभेद को हम शीत युद्ध का दौर कहते हैं। शीत युद्ध का दौर कहते हैं। जो ये मतभेद 1945 से 1950 1990 तक चला मतभेद, उसी को हम शीत युद्ध का दौर कहते हैं। तो यही है शीत युद्ध का दौर, और यही प्रमुख कारण है शीत युद्ध की उत्पत्ति। अब शीत युद्ध की उत्पत्ति में मतलब दोनों की जो विचारधाराएं थी वो अलग अलग तो थी, मतलब वो दोनों साथ तो थे द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन जो दोनों की जो विचारधाराएं थी, अमेरिका और सोवियत गणराज्य की जो विचारधारा थी, अमेरिका और जो सोवियत संघ है, इनकी जो दोनों की जो विचारधाराएं थी वो अलग अलग थी। अमेरिका कहता था कि पूंजीवादी विचारधारा बढ़िया है, कि पूंजीवादी विचारधारा बढ़िया, और जो सोवियत गणराज्य है वो कहता था कि साम्यवादी विचारधारा अच्छी है। तो अब हमारा एक और प्रश्न उठता है कि ये पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा है क्या? तो हम इन दोनों को विस्तार से समझते हैं कि ये जो विचारधारा है वो क्या है। क्योंकि जो शीत युद्ध जो चला हुआ है, हमारा शीत युद्ध इन्हीं दो आधार पर चला है, विचारधारा के आधार पे, और इसमें बीजेपी कोई एक विचारधारा ही होगी। तो हम इस विचारधारा के बारे में जानते हैं कि ये है क्या है। तो हम देखते हैं कि पूंजीवादी जो विचारधारा है वो क्या है। तो पूंजीवादी विचारधारा के अंतर्गत हम देखते हैं कि पूंजीवादी विचारधारा में क्या आता है। तो सबसे पहला आएगा जो पूंजीवादी विचारधारा में व्यक्ति है, व्यक्ति को उसकी जो निजी संपत्ति है उसको बेचने का, या फिर उस पर किसी भी प्रकार का जो कार्य है वो करने का, और उसको बेच के जो मतलब अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अधिकार केवल व्यक्ति के पास उपलब्ध है। जो पूंजीवादी विचारधारा है वो ये कहते हैं कि जो संपत्ति है, जो सरकारी जो कोई भी संपत्ति है उस पर किसका अधिकार होना चाहिए? संपत्ति पर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। अर्थात जो संपत्ति है वो निजी संपत्ति होनी चाहिए। जो संपत्ति है वो निजी संपत्ति होनी चाहिए। पूंजीवादी ये कहता था कि जो व्यक्ति के पास निजी संपत्ति वो सबसे बेहतर वो है विचारधारा, और जो साम्यवादी विचारधारा थी वो क्या कहती थी? साम्यवादी विचारधारा बिल्कुल इसके विपरीत थी। साम्यवादी विचारधारा कहती थी कि जो संपत्ति पर अधिकार, जो संपत्ति है उस पर अधिकार समाज अथवा राज्य का, समाज अथवा राज्य का होता है। मतलब उसमें किसी एक निजी व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती है। इसमें साम्यवादी विचारधारा में कि जो संपत्ति है वो किसी निजी व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, वो पूरे समाज की, पूरे राज्य की होनी चाहिए। ये दोनों में मतभेद था कि जो संपत्ति है वो निजी होनी चाहिए, फिर उसमें होनी चाहिए। तो आइए हम इसमें अगर आपने देखा हो तो राज्य का अर्थ क्या होता है? सबसे मेन प्रश्न मेरा ये है कि राज्य का अर्थ है, तो इसका आप अर्थ उस राज्य से मत लगाना है, इसका मतलब स्टेट से मत लगाना है। इस राज्य का अर्थ अगर हम ये पढ़ेंगे राजनीति का, कहीं भी पढ़ना राजनीति में राज्य शब्द कॉमन बात है, तो ये राज्य का तुम आदेश इससे मत लगाना अंदाजा कि ये राज्य का अर्थ होता है स्टेट। राज्य का अर्थ स्टेट में होता है, राज्य का अर्थ होता है किसी राष्ट्र से। ये कुछ जो पॉलिटिकल जो नेम है, जो पॉलिटिकल जो नाम है, जो राजनीतिक नाम है, वो ऐसे होते हैं कि राज्य का राष्ट्र बोलने में दिक्कत आती है, फिर कभी कभी लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो राष्ट्र का सिंपल जो था वो उन्होंने राज्य कर दिया। तो एक राज्य से अर्थ किसी संघ से होता है, राज्य का अर्थ होता है संघ या फिर किसी राष्ट्र से। तो इसका राज्य का अर्थ संघ या राष्ट्र होता है, ना कि स्टेट होता है। राज्य का अर्थ स्टेट से मत लगाना, क्योंकि राज्य वो भी राज्य है, माना कि वो राज्य है, लेकिन वो किसी देश के अंदर राज्य जाएगा, वो देश का राज्य जाएगा, देश के जो अंदर है वो राज्य जाएगा। लेकिन ये राज्य का अर्थ था पूरा राष्ट्र, अर्थात पूरा देश हो जाता है। तो अब हम समझते हैं कि ये दोनों विचारधारा समझ में आ गई। मेरे ख्याल से नोट भी करते हैं, नोट भी करने चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत कम मिलते हैं, इनमें से प्रश्न मिलते हैं अभी तक। तो आपको समझ में आ गया कि
कि जो शीत युद्ध है वो किन किन के बीच हुआ था, पर ही लिखा है क्यूबा मिसाइल संकट। तो आइए पढ़ते हैं उसको कि ये क्यूबा मिसाइल संकट है क्या। क्यूबा मिसाइल संकट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यदि आपको पता होगा उसमें वर्ल्ड मैप में देखा कि क्यूबा कहाँ है, ये देखोगे तो क्यूबा आपको दिखेगा जो अमेरिका की जो मेक्सिको की खाड़ी है, ये हम देखते हैं अमेरिका। ऐसे चित्र तो नहीं बनेगा लेकिन आप देख लेना उसमें अमेरिका, जैसे कि ये है उत्तर अमेरिका और इसके नीचे जाएगा दक्षिण अमेरिका। तो ये जो क्यूबा की जो खाड़ी है, जो मेक्सिको, यहाँ मेक्सिको आएगा नीचे, ये पूरा अमेरिका का जो भाग है हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं क्यूबा एक छोटा सा द्वीप है। ये जो क्यूबा है एक छोटा सा द्वीप है, यहाँ जो अमेरिका के निकट पड़ता है। और जो सोवियत गणराज्य है वो सोवियत संघ इधर आ जाता है, सोवियत जो संघ है। तो हम इसके बारे में देखते हैं सोवियत संघ। क्यूबा आपको समझ में आ गया क्यूबा कहाँ पे है, मैप में देखना है एक बार पीडीएफ में। तो जो क्यूबा है वो किसके निकट है, अमेरिका के निकट है, लेकिन जो दोस्त वो किसका है, वो दोस्त है सोवियत संघ का। तो जो सोवियत संघ है, जो सोवियत संघ का जो वहां का नेता है, सोवियत संघ का नेता, सोवियत संघ का नेता कौन है, निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव जो सोवियत जो संघ का जो नेता है निकिता क्रुश्चेव, उसने सोचा क्यों ना हम क्यूबा पे, ये क्यूबा किसके निकट था, निकट तो इसके था लेकिन दोस्त किसका था, सोवियत संघ का। तो निकिता क्रुश्चेव ने सोचा कि क्यूबा पर क्यों ना हम क्यूबा को अपना परमाणु अड्डा बना ले। तो क्यूबा को हम परमाणु अड्डा यदि बनाएंगे तो उनको दो फायदे रहेंगे। पहले तो उनका हथियार, परमाणु हथियार एक जगह स्थित हो जाएंगे, और दूसरा फायदा उनको ये सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उस पर वो नजदीकी से वार कर सकते हैं, नजदीकी से हमला कर सकते हैं। और उसको सोवियत संघ के मुकाबले, मतलब यहाँ से अगर वो उस पे परमाणु मिसाइल यदि यहाँ पे छोड़ेंगे तो यहाँ से उनको बहुत परेशानी होगी, बहुत कम क्षेत्र में हानि होगी। और यहाँ से यदि मिसाइल अगर छोड़ेंगे, कौन, सोवियत संघ, यहाँ से अगर मिसाइल छोड़ेंगे क्यूबा से, तो जो अमेरिका है उस पर अधिक से अधिक प्रभाव पड़ेगा, उसमें अमेरिका को अधिक से अधिक हानि हो सकती है। तो उन्होंने क्यूबा पर, जो क्यूबा है उसको अपना परमाणु अड्डा बना लिया। तो क्यूबा पे एक और प्रश्न होता है कि जो क्यूबा है इसके करीब होने के बाद इसने अमेरिका से क्यों नहीं हाथ मिलाया, तो वो इसलिए कि जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें ये इनसे मित्रता के भाव उनके बहुत अच्छे थे, मतलब इनके जो संबंध थे मित्रता पूर्वक थे। तो जो संकट, क्यूबा मिसाइल संकट किसके लिए उत्पन्न हुआ, यहाँ पर अगर मिसाइल तैनात करते तो अमेरिका को बहुत संकट हुआ। तो जो क्यूबा मिसाइल संकट उन्होंने ऐसा सोच लिया, और सोचने के बाद जब परमाणु हथियार कब रखे उन्होंने 1962 में क्यूबा पे परमाणु हथियार तैनात कर दी, किसने, सोवियत संघ ने। उसका पता किसको, अमेरिका को 3 हफ्तों के बाद चला, 3 सप्ताह के बाद पता चला अमेरिका को कि ये ऐसा हो चुका है कि जो सोवियत संघ है उसने क्यूबा पे अपना परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं, और हम इसमें ज्यादा नजदीकी निशाने पर पहुंच चुके हैं, जिससे हमें बहुत नुकसान या फिर बहुत क्षति पहुंच सकती है। तो जो अमेरिका के जो नेता थे, जो अमेरिका के नेता कौन थे, अमेरिका के नेता थे जॉन एफ कैनेडी। अमेरिका के जो नेता थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने सोचा कि ये निकिता जो क्रुश्चेव है अगर वो क्यूबा से यदि हमला कर देगी तो हमारा बहुत नुकसान होगा। तो इन्होंने, जॉन एफ कैनेडी ने जो अपने जो मिसाइल, जो बेड़े थे, जो समुद्री बेड़े थे, वो यहाँ से आने वाले जो सोवियत संघ से आने वाले जो जहाजी बेड़े क्यूबा तक आने वाले, उनको रोकने का प्रयास किसने किया, अमेरिका ने किया। तो रोकने के प्रयास से अमेरिका ने जहाजी बेड़े इधर के साइड से भेज दी, किसके, उसको सोवियत गणराज्य पर रोकने के लिए, और इधर से सोवियत के जहाजी बेड़े आ रहे थे। तो वो आपस में एक जगह पर उनमें वार्तालाप हुई, संधि की, यहाँ पे संधि हुई थी।
यहाँ वार्तालाप हुई और वार्तालाप के बाद जो बेड़े थे वो आपस में थाम दिए और वहां पर एक ऐसी स्थिति बन गई थी, यदि थोड़ी सी भी यदि भूल होती किसी से भी, यदि सोवियत से इससे भी यदि किसी से भी भूल होती तो तृतीय जो विश्व युद्ध है, जो तीसरा विश्व युद्ध है वो संभव था। मतलब तीसरा विश्व युद्ध होना संभव था। कब? क्यूबा मिसाइल संकट के बाद, मतलब 1962 में यदि ये दोनों में यदि अगर संघर्ष हो जाता तो ऐसा लग रहा था मानो कि तृतीय विश्व युद्ध हो गए रहेगा, क्योंकि जब ये संकट में तो ये बहुत क्रोधित हो गए थे अमेरिका के और ये भी बदला लेने के लिए उतारू थे, क्योंकि इन्होंने इनके भी जो हस्तक्षेप किए थे, इन्होंने कुछ वियतनाम में अमेरिका हस्तक्षेप किया था और ऐसे कुछ देश से जो हस्तक्षेप हुए थे। कौन से? 1962 से, जो 1945 से 1962 के अंदर इनके दोनों के बीच के जो संबंध थे वो बहुत काफी तनातनी के संबंध चल रहे थे, तनावपूर्ण संबंध चल रहे थे। इसलिए जो पूरा विश्व था, जो पूरा विश्व था, उनको ये संकट, मतलब उनको ये डर सता रहा था कि जो तृतीय जो विश्व युद्ध है वो होकर रहेगा, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ। तो इसको हमें एक नाम दे सकते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, तो इसका कारण आ जाएगा अवरोध। अब भाई ये अवरोध है क्या? तो अवरोध को हम समझते हैं कि जो ये अवरोध है क्या। अवरोध अगर देखा जाए तो अवरोध जो शब्द है उसका अगर हम विच्छेद करें, क्या है? जो अवरोध जो शब्द है उसके यदि विच्छेद करें तो उसका अर्थ होता है रोक और संतुलन। जो अवरोध शब्द है यदि उसका विच्छेद हम करें तो उसका आता है रोक और संतुलन। इसका मतलब है कि जो दोनों देश हैं, मतलब जो दोनों महाशक्तियां हैं, तो सोवियत गणराज्य और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दोनों ही महान शक्तियां हैं, दोनों के पास परमाणु हथियार है और दोनों के पास इतने परमाणु हथियार की इतनी क्षमता है कि दोनों जो एक दूसरे राष्ट्र, जो एक दूसरे देशों पर हमला यदि कर दे, यदि आक्रमण कर दे, तो दोनों एक दूसरे को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यदि ये अगर ऐसा होगा तो ये तृतीय विश्व युद्ध का नाम आ जाएगा इसमें। और यदि अगर ऐसा हुआ तो इनको फिर सुधरने में, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने में कितने वर्ष लग जाएंगे? बहुत, मतलब कई वर्ष लग जाएंगे इनकी आर्थिक स्थिति को ठीक होने में। इसलिए यहाँ पे एक शब्द उत्पन्न हुआ रोक और अवरोध, जिसका होता है रोक और संतुलन। तो ये जो दोनों देश है वो ये नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, मतलब जब जहाजी बेड़े जब एक दूसरे के आमने सामने हुए तब दोनों के जो नेता है, निकिता क्रुश्चेव और जोसेफ केनेडी, ये दोनों नहीं चाहते थे कि ये युद्ध हो। अगर ये युद्ध होता तो तृतीय वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये बहुत घातक साबित होता किसके लिए? पूरी दुनिया के लिए। तो वहां पे पूरी दुनिया डरी हुई थी। तब ये रोग और प्रतिरोध का उत्पन्न हुआ कि मतलब यदि दोनों को यह आभास होगा कि यदि हम दोनों ने अगर युद्ध किया तो हम दोनों क्या बहुत, मतलब बहुत ज्यादा हानि, हमको बहुत ज्यादा क्षति पहुंच सकती है। तो ये जो शब्द है उसका अर्थ ये रहेगा रोग और अवरोध। अगर इसकी अपन डेफिनेशन लिखे तो इसमें डेफिनेशन ये रह जाएगी कि युद्ध की, मतलब दोनों देशों में युद्ध होने की संभावना होने के बावजूद भी युद्ध ना होना। युद्ध होने की संभावना तो है लेकिन उसके बावजूद भी युद्ध नहीं होता है, तो वही इसकी डेफिनेशन में जाएगा रोक और अवरोध आ जाएगा। तो आज के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं बहुत आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हम कोशिश करेंगे कि जो अगली वीडियो में हम आपको जो भी समझाए वो बहुत अच्छी से और सरल शब्दों में आपको समझाएं। इसके लिए धन्यवाद।